वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में अंग्रेज या फिर अंग्रेजी कंपनियों के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पुर्तगीज और डच के बारे में विस्तार से समझ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। साथियों, आरओ के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के 25 से 28 प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, तो हिस्ट्री आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास जो है ना, ये आरओ के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में बताया गया। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था, क्योंकि भाई डच पहले आ गए थे, 1595 के आसपास आ गए थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 में होती है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो चुकी होती है। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। देखिए, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसका पहले नाम ये था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसका नाम पहले रखा गया। बाद में इसी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी किया जाता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी क्या होता है, ब्रिटेन की जो महारानी होती एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने क्या किया, एक आज्ञा पत्र दिया और इस कंपनी को 15 वर्षों की व्यापार की परमिशन दी गई। एकाधिकार का मतलब है कि पूर्वी देशों में व्यापार सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी करेगी। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। तो कंपनी सही से काम करे इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें एक निदेशक हुआ करता था, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। यह समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। देखिए, आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम सुनते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यही जो निदेशक मंडल था, इसमें 24 सदस्य थे, यही बनाया गया। आगे यहाँ पर अब देखिए 1600 ईस्वी का 1609 का चार्टर। सन 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम उनके उत्तराधिकारी मतलब इंग्लैंड के सम्राट हुए। 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम के से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर द्वारा कंपनी के विशेषाधिकारों को शाश्वत बना दिया गया। जो कंपनी का विशेषाधिकार है ना, वो शाश्वत मतलब हमेशा चलेगा। सम्राट ने सन 1615 ईस्वी एवं सन 1624 ईस्वी में पश्चावर्ती चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकार से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार किया। 1601 और 1612 ईस्वी मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है तक कंपनी के मुनाफे की दर 20% प्रति वर्ष रही थी। मतलब 1601 से लेकर 1620 तक कंपनी हर साल 20% मुनाफा कमाती थी। 1612 ईस्वी में कंपनी के 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड का मुनाफा हुआ। देखिए, 1612 ईस्वी में ना मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और पूंजी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की दर ऊंची रही और ये जो मतलब ये चलता रहे 17वीं शताब्दी तक चलता रहा। 1688 ईस्वी के में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया गया और विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मैरी को संयुक्त शासक बनाया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। देखिए, 1688 में क्या होता है, इंग्लैंड में क्रांति हो जाती है। इसके बाद 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में 2 अन्य नई कंपनियां कायम हो गई। इसमें एक जनरल सोसाइटी और दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। देखिए, जो कंपनी अभी तक एक चल रहा था, अब 1694 ईस्वी में 2 और कंपनी आ गई, एक जनरल सोसाइटी के नाम से
दूसरी कंपनी है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन दोनों कंपनियों को भी ने भी 1702 ईस्वी में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव रखा। अंततः 1708 ईस्वी में इन दोनों नई कंपनियों का भी मूल कंपनी में विलय कर लिया गया। इसी प्रकार सन 1688 ईस्वी में बनी न्यू कंपनी, 1698 ईस्वी में बनी जनरल सोसाइटी और 1698 में ही बनी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। तो मतलब देखिए सभी कंपनियों को मिलाया जा रहा है। कंपनी का यह नाम 1833 तक कायम रहा। 1833 के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो ये जो नाम है ना, ये नाम देखिए किस तरीके से बदला गया, यही सब चीज बताया गया है। अब है कंपनी की व्यापारिक सफलताएं। कंपनी किस प्रकार से व्यापार में सफलता प्राप्त करती है। अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा और मलक्का के लिए हुई थी, जिनका उद्देश्य था मसाले के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। जो कंपनी है शुरू में कहाँ पर आई थी, जैसे सुमात्रा है, जावा है, मलक्का है, यहाँ पर आई थी और इनका उद्देश्य था कि मसाले के व्यापार का एक हिस्सा इनको मिल जाए। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में किया गया। कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंग से किस जहाज से आया, हेक्टर नामक जहाज से आया है। जहाज कहाँ पर आया था, सूरत के बंदरगाह पर। कैप्टन हॉकिंग पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंग्स जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। देखिए होता क्या है, 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, जेम्स प्रथम शासक बन जाते हैं और अभी भी भारत में अकबर का शासन है। अब यहाँ से अकबर के नाम का लेटर लेकर निकलते हैं। फिर 1605 ईस्वी में क्या होता है, अकबर की भी मृत्यु हो जाती है, तो अगला जो शासक है जहांगीर बनता है। तो इसलिए पॉइंट कई बार बन जाता है कि कैप्टन हॉकिंग्स जब जहांगीर के दरबार में आया था तो किसके नाम का पत्र लिया था, अकबर के नाम का, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आगे क्या होता है, 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया और पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। देखिए स्वाली की संधि आपने सुना होगा 1612 में होता है। इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। अंग्रेजों ने 1626 ईस्वी में अरमा गांव में दूसरी कोठी भी खोल ली। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो सुल्तान होते हैं ये अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान लाते हैं कि 500 पगोडा, पगोडा क्या होता था, डचों के द्वारा बनाए गए सोने के सिक्के, कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार की आज्ञा मिल जाएगी। देखिए गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा कि आप हमको प्रतिवर्ष 500 पगोडा दीजिए, हम आपको ना गोलकुंडा के जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह, आप उस पर व्यापार कर सकते हैं। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया तथा वहां किलाबंदी कर कोठी बनाई। इस किलाबंदी कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। देखिए चंद्रगिरी का राजा होता है जो क्या करता है, मद्रास को पट्टे पर दे देते हैं। अब पट्टे पर मद्रास लेते हैं, वहाँ की किलेबंदी करते हैं, कोठी बनाते हैं। आगे यहाँ पर दिया 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1623 ईस्वी में तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। 1630 ईस्वी में क्या होता है, मैड्रिड की संधि होती है, जो स्पेन की संधि होती है, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया। मैड्रिड की संधि में निर्णय लिया गया कि जो पूरब में व्यापार हो रहा है, अंग्रेज और पुर्तगाली आपस में लड़ रहे हैं, इस युद्ध को रोक दिया जाए और शांति से व्यापार किया जाए। 1634 ईस्वी में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष और गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा हुई। देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर 1642 ईस्वी में क्या होता है, पुर्तगाल के शासक जॉन चतुर्थ ने तथा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने सूरत गोवा समझौते पर पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार की स्थापना के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया था। ये काफी महत्वपूर्ण है। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज स्वरूप दिया था।
1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का 10 द्वीप पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, मतलब 10 पाउंड का वार्षिक किराया लेते हैं और ये बंबई किसको दे देते हैं, कंपनी को दे देते हैं। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई, क्योंकि अब ये इनका हो चुका है, क्योंकि भाई अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन है। आगे देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी में बाद में उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि किया। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर स्थित हरिहरपुर और बालासोर में व्यापारिक कोठियां स्थापित की गई। आगे दिए 1651 ईस्वी में एक कोठी हुगली के ब्रिजमैन के अधीन खोली गई। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में भी कोठियां खोली गई। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियों जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। मतलब जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था, मद्रास में बनाया गया था, सभी बस्तियां इसके अधीन आ गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सनडेन ने उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड एंगियर को सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर बना दिया। तो साथियों ये आज की क्लास रही। अब अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास किस प्रकार से होता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़कर पूरे भारत को नियंत्रित कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। डेनिश कैसे आए थे, फ्रांसीसी कैसे आए थे, एक एक करके सबको समझेंगे। तो आज की क्लास है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।